नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो आपने देख ली होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो चंडीगढ़ टीचर वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपका 31 जुलाई तक आ जाएगा। देखिए भाई, जो अगर इसकी संस्कृत की वैकेंसी आती है ना तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि चंडीगढ़ में इतना इजी पेपर आता है संस्कृत का, बहुत ज़्यादा इजी आता है भाई। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए संस्कृत का है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने वो 40% वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं की तो आपका जो सेकंड पार्ट वाला एग्ज़ाम है यानी कि पेपर है वो आपका चेक ही नहीं होगा भाई। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो संस्कृत का सिलेबस है वो आपका बहुत आसान आता है। इसके अंदर कुछ कवि आएंगे आपके, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय आएगा, आपका विज्ञान शाकुंतलम का आएगा, और जो आपकी NCERT बुक्स है ना 6th से लेकर 10th तक, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। क्योंकि पिछली बार जब 2024 में चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर 9th और 10th की बुक से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो भी किस टाइप से, जैसे स्वर्णकाक है, ये कहाँ से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, जो ऊपर वाली हेडिंग आती है ना उन्हीं में से आए थे भाई सारे क्वेश्चन। ठीक है, हम अपने इस एक मिनट भाई। ठीक है भाई, तो भाई जो आपकी NCERT की बुक्स हैं तो अपनी इन वीडियोस में हम उनको भी क्लियर करेंगे। मैं आपको एक पेपर के ऊपर लिख के आपको वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको सभी बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो माहेश्वर सूत्र और ये वर्ण विचार और जो संज्ञा प्रकरण है, भले ही आपके सिलेबस में न दिया जाए लेकिन ये आपका जो संस्कृत का बेस है, आपका व्याकरण का भाई। अगर आप एक बार इनको कर लोगे ना तो आप आगे मार नहीं खाओगे। जैसे आपका समास आ गया, कारक आ गया, संधि आ गई। ठीक है, संधि में आते हैं जैसे जस, खस, उस टाइप से भाई। ये आपके सारे के सारे माहेश्वर सूत्र से ही निकले हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए भी अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किए थे अपने माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो हमने प्रत्याहार तक कर लिया था, तो अपना है आज वर्ण विचार। देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है भाई। ठीक है, और जो आपके शब्द के अंत में सुप विभक्ति और 3 क्रिया प्रत्यय हो, यानी कि जो आपके रूप हैं, धातु हैं, ठीक है, तो सुप क्या होते हैं? आपके जो 21 प्रत्यय होते हैं ना, सु औ जस अम औ सस, इस टाइप से भाई वो आपके होते हैं सुप। ठीक है, और 3 प्रत्यय। ठीक है, यानी कि जो आपकी धातु के अंदर लगते हैं। ठीक है ना, तो उनसे जो पद संज्ञा होती है उसको ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं, यानी कि सुपतिंगतम पदम। ये आपका स्टेट में भी आया हुआ था भाई। ठीक है, जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो तो बहुत ज़्यादा ईजी आया था भाई आपका। ठीक है, पदों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पदानाम समूह वाक्यम। ठीक है, जो आपके वाक्य होते हैं उसके अंदर 3 कंडीशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है भाई। एक होता है आपका योग्यता, एक होता है आपका आकांक्षा, और एक होता है आपका आसक्ति यानी कि सन्निधि यानी कि समीपता। ठीक है, योग्यता अगर मैं आप देखना, योग्यता क्या होती है? अगर मैं बोल देती हूँ कि अग्नि से सींचता है और जल से जलता है तो ये योग्यता नहीं हुई, क्योंकि जलाने की क्षमता किस में होती है? अग्नि में होती है, और सींचने की क्षमता किस में होती है? जल में होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका पद में योग्यता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरा है आपका आकांक्षा, यानी कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं, अगर उसको पढ़ के अपने अंदर आकांक्षा पैदा होती है कि अब आगे क्या होगा, ठीक है, तो वो आपका होता है आकांक्षा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आकांक्षा क्या होती है? पदों के समूह से वाक्य की पूर्णता होने पर ही आकांक्षा युक्त होता है। जैसे अहम राम च अध्य,
ठीक है, इसकी योग्यता पूर्ण नहीं है क्योंकि भाई ये वाक्य अधूरा है ये, क्योंकि मैं और राम आज, इसने आगे कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका सन्निधि यानी कि समीपता, यानी कि जो आपके अक्षर हैं वो थोड़े नज़दीक नज़दीक लिखे जाएंगे भी। अगर मैं एक अक्षर लिख देती हूँ किसी लाइन के स्टार्ट में, एक लिख देती हूँ मैं बीच में और एक लिख देती हूँ मैं लास्ट में, तो उसके अंदर तो आपकी समीपता हुई ही नहीं। ठीक है, यानी कि देवदत्त है, अगर मैं बीच लिखती हूँ अध्यय गमिष्यति देवदत्त आज जाएगा, ये कोई आपकी समीपता नहीं है भाई, तो ये आपका वाक्य नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, जो वाक्य है भाषा की बृहत्तम इकाई कौन सी है आपकी, वाक्य, और भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है आपकी, वर्ण। भाषा की बृहत्तम इकाई तो है आपकी वाक्य और लघुत्तम इकाई क्या है आपकी, वर्ण। ठीक है, आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो भेद होते हैं वर्ण के, कौन से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर क्या आप बोलते हैं, आप हिंदी में भी जानते हैं भाई। ठीक है, जो बिना किसी सहायता से बोले जाएं, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, पूछ सकता है भाई, स्वयं राजन्ते इति, लास्ट में आपका खालिस्तान दे देगा, स्वरा आएगा, फिर व्यंजन आएगा। ठीक है, या फिर विसर्ग आएगा। ठीक है, इस टाइप से भाई, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक। स्वर आपके कौन से हैं, ए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ। ठीक है, अपने हिंदी में तो बोलते हैं हम ए ऐ ओ औ। ठीक है, लेकिन संस्कृत में आप इसको क्रम वाइज याद करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये 9 स्वर अच प्रत्याहार के रूप में माहेश्वर सूत्रों में वर्णित हैं। ठीक है, आपने माहेश्वर सूत्र तो याद ही होंगे ना, ए ई उ री लरी। ठीक है, इस टाइप से ए ई ऊण री लरी के ए ओंग ऐ औच, वो आपने पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे लेकर च तक आपके अच प्रत्याहार हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके स्वर वर्ण होते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक। देखिए आपके मूल, हम इसको मूल भी बोलते हैं, हर्षव भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं और लरिजु भी बोलते हैं। कितने होते हैं ये आपके, 5। कौन से ए ई उ री लरी। ठीक है, लरिजु स्वर कौन सा है, ए ई उ री लरी, कितने होते हैं ये, 5। दीर्घ या गुरु स्वर आपके कितने होते हैं आपके, 8। कौन से आ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समान या सवर्ण स्वर, 4 होते हैं आपके, ए आ ई उ री री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संयुक्त स्वर कौन से होते हैं आपके, ए ओ ऐ औ। एग्जाम में पूछ सकता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। समान या सवर्ण स्वरों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, अयोग वह वर्ण आपके कौन से हैं, 2, अंग और एह, अंग और एह। नेक्स्ट है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण यानी कि जो दूसरों की सहायता से बोले जाएं, यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। परतंत्र वर्ण व्यंजना, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर मात्राओं की सहायता से किया जाता है वे आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं आपके, 33, 63। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा कु चू टू तू। ठीक है, यानी कि अकु है विसर्जनिया नाम, कंठ है, ईचू यसानाम तालु, रीटू रसानाम मूर्धा। ठीक है, लरितु लसानाम दंता। तो इसके अंदर जो आपका कु है, चू है, टू है, तू है, ठीक है, पू है, तो कु को हम क्या बोलते हैं, क वर्ग, चू को हम बोलते हैं च वर्ग, टू को हम बोलते हैं ट वर्ग, तू को हम बोलते हैं त वर्ग। ठीक है, यानी कि क ख ग घ ग, च छ ज झैया, ट ठ ड ढाणा, त थ द ध ना, ये आपका क्या हो गया, त वर्ग। ठीक है, प वर्ग यानी कि आपका पू, पू यानी कि प वर्ग, प फ ब भ मैं। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं, य व र ल। हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, य र ल व। ठीक है, इसमें क्या है, य व र ल। ठीक है, ऊष्म वर्ण कौन से आपके, श श स है। ठीक है,
अयोग वह व्यंजन वर्ण, एक आपका उपपदमानीय, एक आपका जीवामूलीय। इंपॉर्टेंट है भाई ये। उपपदमानीय कौन से हैं? पै, इसके आगे ये निशान है फै, फिर ये निशान कै, ये निशान ख, ये निशान। जीवामूलिया है ग, ख, और उपपदमानीय है पै, फै। ठीक है। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से आपके? कै प्लस श क्ष, तै प्लस रै त्रै, स प्लस र श्रै, ज प्लस ये ज्ञ, द प्लस ये ध। ठीक है भाई। देखिए एक है आपका संयुक्त व्यंजन और एक है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आपके कितने हैं? 4। कौन से? ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से आपके? क्ष, त्र, इग, श्र, ध। ठीक है। उपयुक्त वर्गीकरण में जो आपके स्पर्श वर्ण है वो कितने हैं आपके? 25। कै से लेकर आपके मै तक ये कौन से आपके स्पर्श व्यंजन हैं? यानी कि कादियो मावसानाम स्पर्शः। इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कादियो मावसानाम स्पर्शः कैसे? मै तक कितने होते हैं? ये संख्या में आपके 5। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं आपके? 4। कौन से? य, व, र, ल। इनको हम क्या बोलते हैं? यणोंक्त सथा। ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं आपके? 4। श, स, श, है, सल, उष्माण बोलते हैं हम इसको। क्लियर यहाँ तक? स्पर्श वर्णों को वर्गों में विभक्त किया गया है। 5 वर्ग हैं। कौन से? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ठीक है। इन वर्गीय व्यंजनों को हम उद्दीत व्यंजन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। तो उद्दीत व्यंजन वर्ण आपके कितने हैं? आपके 25 हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण वर्गों में प्रयुक्त नहीं है। ये 8 वर्ण अवर्गीय या अनुदित वर्ण होते हैं। जो आपके 25 हैं वो तो आपके उदित व्यंजन, और ये जो आपके 8 हैं अंतस्थ और ऊष्म, ये कितने हैं? ये इनको क्या बोलते हैं हम? अनुदित वर्ण। ठीक है। यानी कि ये भी आ सकता है कि एग्जाम में कि सभी वर्णों के कितने स्थान होते हैं? वर्ण के कितने स्थान होते हैं? 2 स्थान होते हैं। कौन से? उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। ये जो उच्चारण स्थान है इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है भाई, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है। पहला है आपका अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। देखिए ए, कु से कै वर्ग है और आपका विसर्ग, ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं? आपके कंठ से। ए या आ, कै वर्ग है और विसर्ग, इनका कौन सा उच्चारण स्थान है? आपका कंठ है। ठीक है। इचु यशानाम तालु, ई, च वर्ग, य और ये से। ठीक है। ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं? आपके तालव्य से। रीटु रसाणाम मूर्धा, री, ट वर्ग, रे और श, कहाँ से बोले जाते हैं? आपके मूर्धन्य से। ठीक है। लरितु लसानाम दंता, लरी, त वर्ग, ल और स, कहाँ से बोले जाते हैं? आपके दांत से। ठीक है। उपपद मान्या नाम ओष्ठौ, यानी कि उपू। ठीक है। पदमान्या नाम। ठीक है। तो उ, पै वर्ग और जो आपका उपपद मान्य है वो वाला। देखिए इसके अंदर आपका बड़ा ऊ की मात्रा है ना। ठीक है। तो ये हो गया आपका उ, पै। ठीक है। उपपद्य मान्या नाम होगा भाई ये। ठीक है। यानी कि उ, पै वर्ग और जो आपके उपपद मानीय वर्ण हैं वो आपके कहाँ से बोले जाते हैं? आपके ओष्ठ से। ठीक है। यह मैंगण ना नाम नासिका च, यानी कि हर वर्ण का जो आपका 5वां अक्षर होता है यह मैं न, ये आपका कहाँ से बोला जाता है? आपका नासिका से। ए दैतो हो कंठ तालु, यानी कि ए ऐ। ठीक है। ये कहाँ से बोले जाते हैं? आपके कंठ से और तालु से। ठीक है। ओ दौतो, यानी कि ओ और औ आपके कहाँ से बोले जाते हैं? आपके कंठोष्ठ से। वकारस्य दंतोष्ठम, जो आपका व है वो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है भाई। जीवा मूल्य से जीवा मूलम, यानी जो आपका क ख है वो आपका कहाँ से बोला जाता है? आपका जीवा मूल से। ठीक है। नासिका अनुस्वारम, जो आपका अनुस्वार है वो आपका कहाँ से बोला जाता है? नासिके से। ठीक है भाई। क्लियर यहाँ तक? उपयुक्त तालिका के वर्गीकरण से ज्ञात होता है कि वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11 होते हैं।
अर्थात वर्णमालायां वर्णानाम उच्चारण स्थानानि एकादश भवति। मोस्ट इम्पोर्टेंट उच्चारण स्थान पूछ सकता है भी, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। परंतु जो पाणिनि है उनके अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8। एक उरस और आपके 7 हो गई आपका कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूलम। ठीक है, पाणिनि ने कितने माने हैं, 8 माने हैं। एक तो उनमें उरस है और 7 हैं आपके, एक कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूलम। ठीक है, जो आपका विसर्ग होता है भी, उसका जो आपका फ्री उच्चारण स्थान नहीं होता है कोई भी, उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्थान कंठ होता है। परंतु मान लो भाई अगर विसर्ग है किसी के साथ आएगा ना, अगर उसका उच्चारण स्थान वो हुआ तो विसर्ग का भी वही होगा। मान लो अगर मान लिया क है, क के पीछे हमने विसर्ग लगा दिया हमने, ठीक है, तो अपना उच्चारण स्थान आपका कंठ ही होगा। ठीक है, अगर हमने च के पीछे लगा दिया तो आपका क्या होता है, ईचु यशाणाम तालु। ठीक है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। ठीक है, देखिए हरि ही, ठीक है, ई के पीछे लगाना तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपका, तालु है। भानु हुआ, विचन का स्थान उच्चारण स्थान क्या है आपका, ओष्ठ है। ठीक है, ओ के पीछे लगा, आई के पीछे लगा, ऊ के पीछे लगा, ई के पीछे लगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाई ये विसर्ग वाला। विसर्ग का स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्थान कंठ होता है, परंतु यदि विसर्ग किसी मात्रा के लगा हुआ हो तो विसर्ग का वही उच्चारण स्थान होता है जो उस मात्रा का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, जो आपके ये मैंग न है, इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से होता है भाई। ठीक है, मुख और नासिका दोनों से होता है, तो जहाँ दोनों से उच्चारण स्थान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से एक साथ किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इन अनुनासिक वर्णों को चंद्र बिंदु इस चिन्ह से लक्षित किया जाता है। और यदि जिस वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से होता है तो उसको क्या का बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर ये जो एक बिंदी ही रख देती है ना, तो आपका क्या होता है, अनुस्वार। और एक चंद्र के ऊपर जो बिंदी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जो आपके अनुनासिक वर्ण है वो आपके कितने हैं, 5। ठीक है, और जो आपके नासिका वर्ण है वो कितने हो गए आपके, 6। क्योंकि ये जो अनुनासिक वर्ण है ये नाक से भी तो बोले जाते हैं ना, और जो आपका अनुस्वार है वो तो केवल नाक से ही बोला जाता है। ठीक है, एक तो अनुस्वार और जो आपके 5 अनुनासिक हो गए ये 6, ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका वर्ण है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कितने आपके, 5, नासिका वर्ण कितने आपके, 6। क्लियर भैया यहाँ तक। वर्णमाला में 10 वर्ण द्वितीय उच्चारण स्थान वाले हैं, यानी कि 2 उच्चारण स्थान वाले हैं। जैसे 5 तो हो गए आपके ये अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मुख से भी है और नासिका से भी है। ठीक है, 5 तो हो गए आपके अनुनासिक वर्ण और 2 हो गए आपके कंठ तालव्य, यानी कि जो कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं। कौन से हैं, ए ऐ। और 2 हो गए आपके कंठोष्ठ ओ औ, और 1 हो गया आपका दंतोष्ठ यानी कि व। ठीक है, 5 तो हो गए आपके अनुनासिक वर्ण, 2 हो गए कंठ तालव्य, 2 हो गए कंठोष्ठ और 1 हो गया दंतोष्ठ। टोटल कितने हो गए आपके, 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका द्वितीय उच्चारण स्थान है, यानी कि 2 उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। ठीक है, एक तो हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक है आपका प्रयत्न या यत्न स्थान। ठीक है, 2 स्थान पढ़े थे ना अपना, एक उच्चारण स्थान और एक प्रयत्न या यत्न स्थान, यानी कि वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। यानी कि प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, कौन से, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास का भाव होता है तथा जो वर्णों की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अर्थात वर्णोत्पत्ति प्राक अवस्था आभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, ये जो लाइन है भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 5। एक है आपका सपृष्टम, ईषद सपृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम और संवृतम। सपृष्टम आपके कितने हैं, आपके स्पर्श हमने पीछे भी देखा था, कितने थे आपके, 25। कैसे, मैं तक, यानी कि कादियो मावसानम स्पर्शा। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न आपके कितने होते हैं, 5।
कादियो मावशानाम सप्रशाह कितने होते हैं आपके 25 कैसे मैं तक। एक आपका इसत सपृष्टम यानी कि य व र ल कितने होते हैं आपके 4। यणो अंत स्था पूछ सकता है, अभी ये तो बहुत बार आ चुका है कादियो मावशानाम सप्रशाह वाला तो, ठीक है। यणो अंतस्था इसत सपृष्टम सल उष्माण इसद विवृतम 4 होते हैं ये भी आपके श स है। विवृतम आपके जितने भी स्वर हैं भी आपके क्या कहलाते हैं आपके विवृतम कहलाते हैं। अच्छा है सवरा, ठीक है। सपृष्टम 25, इसद सपृष्टम 4, इसद विवृतम 4, विवृतम यानी कि स्वर, और लास्ट है आपका संवृतम। संवृतम होते हैं आपके 5, सवृतम होते हैं आपके 5 यानी कि ये 5 नहीं भाई सॉरी, ये जो आपका अवग्रह का चिन्ह आता है ना ये वाला, ठीक है, सिर्फ हर्ष है, ये जो आपका अवग्रह का चिन्ह आता है ये वाला आपका क्या होता है आपका संवृतम, ठीक है। जैसे को अपी ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है, तो ये आपका कौन सा आपका संवृत है, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित ने संवृतम को स्वतंत्र अभ्यंतर प्रयत्न के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अतः भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने माने हैं 4, और हमने पढ़े कितने हैं 5, ठीक है, लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने हैं 4। लास्ट है आपका बाह्य प्रयत्न, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण में भारी प्रयास किया जाता है वे बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। बाह्य प्रयत्न आंतरतम्य प्रियक्षणम, ठीक है, आंतरिक परीक्षण के लिए उपयोगी हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं आपके 11 होते हैं, पूछा जा चुका है भाई एग्जाम में। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं 11 होता है। बाह्य प्रयत्नों एकादश था, एक तो इनमें से पूछा ही जाता है भाई, ठीक है, जैसे यह पूछ लेगा, ठीक है, यह कौन सा होता है आपका स्वारनाद घोष होता है या फिर विवार श्वास है घोष होता है, अल्पप्राण होता है या उदात अनुदात सवृत होता है, इस टाइप से। संवारनाद घोष यानी कि हर्ष है य व र ल 5वां वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण हर वर्ग का आपका कौन सा होता है आपका स्वारनाद घोष, यानी कि तीसरा चौथा 5वां वर्ण ग घ ग ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म, और आपकी य व र ल और है आपका क्या होता है स्वारनाद घोष, ठीक है, और यह आपका य व र ल आपका क्या होता है अल्पप्राण होता है, ठीक है। स्वारनाद घोष अल्पप्राण दे देगा, स्वारनाद घोष महाप्राण दे देगा, ठीक है, ये याद रखना भाई, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। विवार श्वास घोष अघोष में आपका क्या होता है हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण श आपका क्या हो गया विवार श्वास अघोष, ठीक है। ये श्वास इसमें ये इससे ट्रिक बना लो भाई, श्वास है इसके अंदर स आ गई, ठीक है, श्वास स ठीक है ना। क ख च छ ट ठ त थ प फ श ठीक है। अल्पप्राण में आपका क्या होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां और आपके अंतस्थ य व र ल, ठीक है। अंतस्थ वर्ण आपके कौन से हैं य व र ल, और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हर वर्ग का। महाप्राण में क्या है आपका हर वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण, ठीक है, ऊष्म वर्ण। क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक है। स है ये आपके कौन से होते हैं आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। उदात अनुदात सवृत सारे के सारे स्वर वर्ण। उदात हो गया ए ई उ, अनुदात में इसके नीचे ये लाइन आती है भाई, और सवृत में आपके ऊपर ये खड़ी लाइन आती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। बाह्य प्रयत्न आपके कितने होते हैं 11 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं 5 होते हैं, लेकिन भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं 4 होते हैं। उन्होंने कौन से अभ्यंतर प्रयत्न को नहीं माना है संवृतम को नहीं माना है, ठीक है। उपयुक्त प्रयत्न स्थान के वर्गीकरण से ज्ञात होता है कि एक व्यंजन वर्ण के अधिकतम बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं 4 होते हैं। यानी कि मान लो जैसे क वर्ण के बाह्य परिवर्तन विवार, श्वास, अघोष और अल्पप्राण है, ठीक है। क का देखिए विवार, स्वार, अघोष क आ गया आपका, ठीक है, और क आपका किसी अंदर भी आता है आपका अल्पप्राण में। विवार, स्वार, अघोष, अल्पप्राण कितने हो गए इसके उच्चारण स्थान 4, ठीक है।
बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। ठीक है, एक वर्ण व्यंजन वर्ण के अधिकतम आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होता है। ठीक है, ये जो बाह्य प्रयत्न है वो तो अधिकतम होते हैं आपके 4 और आभ्यंतर प्रयत्न होता है आपका 1। इस प्रकार व्यंजन वर्ण के अधिकतम प्रयत्न स्थान कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। 4 तो होते हैं आपके बाह्य और 1 होता है आपका आभ्यंतर। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है भाई, एक स्वर वर्ण के अधिकतम बाह्य परिवर्तन के प्रयत्न, बार बार परिवर्तन बोले जा रही हूँ भाई मैं, बाह्य प्रयत्न यानी कि 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, ये तो आपके व्यंजन वर्ण के और ये है आपके स्वर वर्ण के। ठीक है, कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 3 और आभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है? 1 होता है। तो कुल मिला के स्वर वर्ण के प्रयत्न कितने हो गए? प्रयत्न स्थान 4। व्यंजन वर्ण के कितने हो गए? 5। स्वर वर्ण के हो गए आपके 4। ठीक है, तो ये जो आपका वर्ण विचार वाला टॉपिक है ये आज आपका कंप्लीट हुआ भाई। अगर आप चाहो तो मैं वीडियो लंबी भी बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट टाइम करेंगे ये संख्या प्रकरण वाला। ये आपका टॉपिक इतना बड़ा है भाई, ये आपका 1 घंटा लगेगा इसके अंदर। ठीक है, जो आपका इस संख्या प्रकरण है इसके अंदर 1 घंटा लगेगा। अगर आप चाहो, अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए पूरे 1-1 घंटे की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी छोटी छोटी वीडियोज होंगी आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। देखिए, अपनी जो मेंटलिटी है वो यही होती है भाई, हम देखेंगे कि ये छोटी वीडियो है, ये तो हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज होंगी, लेकिन भले ही ज़्यादा हों वीडियो इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप इजीली कवर कर जाओगे, क्योंकि हमारी मेंटलिटी ही इतनी होती है, कोई एक जगह पे बैठा नहीं रहना चाहता भाई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, सुनने में आ रहा अभी एस्टेट का रिजल्ट है वो आपका इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। देखो भाई, आ जाए तो सही है। उम्मीद करते हैं कि भी अच्छे से ग्रेस मार्क दिए होंगे, लगभग सब बच्चों का क्लियर हो जाना चाहिए संस्कृत वाला तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाई कल संख्या प्रकरण के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।